5,999 में IAS प्री कम मेंस 1 साल का कोर्स पढ़ने का मौका ऑनलाइन लाइव माध्यम से आपके सामने। 11 फरवरी के दिन इस सेल का अंतिम दिन है। इसके बाद फीस 6,999 हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट 5,999 में, फिर से कह रहा हूं 5,999 पूरे 1 साल का कोर्स पूरी टीम के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। IAS प्री कम मेंस दोनों चीजों की तैयारी आपकी होगी और आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। इस सुनहरे मौके को छोड़ना नहीं है, जुड़ जाना है, ताकत अपनी झोंक देनी है और ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर यह क्लास अवेलेबल होगी। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस महासेल का फायदा उठा सकते हैं और आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है 11 फरवरी तक 5,999 में एडमिशन लेने का। इसके बाद फीस बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों सोचना किस बात का, आइए जुड़ते हैं इस महा आंदोलन में और पैसे की कमी को अब अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने देना है। साल की सबसे बिगेस्ट यूपीएससी सेल आपके सामने है। 5,999 में IAS प्री कम मेंस 1 साल का कोर्स पढ़ने का मौका ऑनलाइन लाइव माध्यम से आपके सामने। 11 फरवरी के दिन इस सेल का अंतिम दिन है। इसके बाद फीस 6,999 हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट 5,999 में, फिर से कह रहा हूं 5,999 पूरे 1 साल का कोर्स पूरी टीम के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। IAS प्री कम मेंस दोनों चीजों की तैयारी आपकी होगी और आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। इस सुनहरे मौके को छोड़ना नहीं है, जुड़ जाना है, ताकत अपनी झोंक देनी है और ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर यह क्लास अवेलेबल होगी। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस महासेल का फायदा उठा सकते हैं और आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है 11 फरवरी तक 5,999 में एडमिशन लेने का। इसके बाद फीस बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों सोचना किस बात का, आइए जुड़ते हैं इस महा आंदोलन में और पैसे की कमी को अब अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने देना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत ही खास है आज का दिन। आज हमारा महासेल है और 5,999 में एडमिशन लेने का आज अंतिम दिन है। स्वागत करता हूं आप सभी का ओजांक IAS एकेडमी के इस मंच पर और सभी दोस्त रेडी हो जाएं आज के सेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। फाउंडेशन 1 साल तक जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यूपीएससी प्लान क्या है, तैयारी कैसे करें, और आज आपको एक मॉडल बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप 1 साल तक उस मॉडल को फॉलो करके अपनी सक्सेस को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ तैयारी में जो तनाव आता है, प्रेशर आता है, उसको कैसे डील करना है, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी कैसे हैं मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज की सुबह आपकी कैसी रही, आपने क्या क्रिएटिव काम किया, कमेंट बॉक्स में भी बताएं और हम इस सेशन को शुरू कर सकें। 1 साल का यूपीएससी प्लान क्या है? तो दोस्तों क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? सबसे पहले मुझे ये बताएं। राजेश ने लिखा है कि आज का सेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। डेफिनेटली आज आपको एक मॉडल बताऊंगा, अगर उस मॉडल को आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, आपका आउटपुट बहुत अच्छा आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसके लिए बिल्कुल तैयार होंगे और पेन पेपर रखेंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इसका। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सो लेट्स स्टार्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी और कोई ऐसी प्रॉब्लम। अंजलि ने पूछा है कि 5,999 में क्या क्या कवर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज इस महासेल का अंतिम दिन है। कल से फीस जो है वो 6,999 हो जाएगी और इसके बारे में बताऊंगा कि IAS प्रीलिम्स में क्या क्या चीज कवर होगा, मुख्य परीक्षा में क्या क्या कवर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या क्या कवर होगा। यानी ये बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो यहां बाइलिंगुअल बैच के साथ साथ हम लोग यहां पर पढ़ेंगे 1 ईयर के कोर्स में क्या क्या कवर होता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। राइट, कौन कौन से टीचर इसमें पढ़ाएंगे, उनकी क्लासेस आपको कहां डेमो मिल सकती है, यह भी बताऊंगा। लेकिन ध्यान रहे कि आज 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये महासेल उपलब्ध है 5,999 में, 5,999। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो इसके साथ जुड़िए और फॉर्म भर दीजिए। अदरवाइज कल से जो फीस होगी वो 6,999 हो जाएगी। तो अगर आप आज फॉर्म भी भर देते हैं, जो हमारी टीम लगातार शेयर कर रही है, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और या तो आज ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, या जो दिए गए नंबर है 87507, यानी कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। 875071110 पर कॉल करके एडमिशन भी ले सकते हैं।
आपको यहां काउंसलर मदद करेंगे। लेट्स रेडी, हम लोग शुरू करें। तो मैं बीच बीच में आपसे बात करता रहूंगा। ये 1 साल का कोर्स है और आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। जबरदस्त बेनिफिट्स हैं। और यहां आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आज सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप कैसे 1 साल का टाइम टेबल बनाते हैं और उसमें सक्सेस कैसे काम करते हैं। जो मैंने देखा सबसे ज्यादा, अगर मैं सही हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे ज्यादा परेशानी आपको आती है तैयारी के दौरान। जो प्रेशर आता है, आप तनाव आता है, एंजाइटी होती है। क्या मैं सही हूं कि तैयारी तो सब लोग कर रहे होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टूडेंट का वर्ग ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है। अगर मैं सही हूं तो यस बताइए, किसको किसको ऐसा होता है। हर 1 या 2 महीने बाद लगता है, फियर फैक्टर आ जाता है कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा, सर मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। कई लोगों ने मुझसे फोन करके भी बात की, मुझे व्हाट्सएप मैसेज किए। अगर मेरी बात सही है कि तैयारी में तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है और ये आपको डराता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यस सर ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज आप मुझे इसके बारे में बताएं। तो आज मैं आपको एक ऐसा मॉडल बताऊंगा, साइंटिफिक मॉडल, जहां पर आप तैयारी को स्टेप बाय स्टेप ऐसे लेके जा सकते हैं और अपने प्रेशर को, जो तनाव, टेंशन आ रही है, उसको कम कर सकते हैं। कई स्टूडेंट तो टेंशन के मारे एग्जाम छोड़ देते हैं, कई स्टूडेंट जो है बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये भी जरूरी है कि हम उस हिस्से को भी मैनेज करके चलें, क्योंकि टीचर सिर्फ टाइम टेबल नहीं बताता, एक एनएलपी ट्रेनर जो होता है आपको इन मुसीबतों से लड़ने, इससे आगे बढ़ने का तरीका भी बताता है। तो चलिए आज एक महा आंदोलन में जुड़ते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि जो आईएएस 2024-25 में जिसको देना है, प्री कम मेंस में कौन कौन जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कौन कौन जुड़ना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। आज ये बिगेस्ट ऑफर है हमारा। कल से फीस जो है वो 6,999 हो जाएगी। इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स है, पूरे 1 साल चलने वाला कोर्स है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बाइलिंगुअल है, इसमें बहुत कम सीट्स बची हुई हैं। तो जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि आज कितने लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में। यस, तो ये प्री कम मींस दोनों का बैच है जिसको 2024-25 देना है। 2023 के लिए हमारा प्री बैच चल रहा है मात्र 99 रुपए में। मात्र 99 रुपए में सीसैट और प्रीलिम्स का बैच चल रहा है। प्रहार का बैच है, 99 रुपए में टेस्ट सीरीज है। तो कितने लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं? आई लव आईएएस ने लिखा हम जुड़े हुए हैं सर, वंडरफुल। शर्मा ने लिखा है कि हम जुड़ चुके हैं, गुड गुड। लबासना ने लिखा है कि मी आई ऑल्सो ज्वाइंड। सुमन कुमार ने लिखा है यस। गिन्नी ने लिखा है यस वी ज्वाइंड। और मुकेश ने लिखा है कि हम भी जुड़ चुके हैं, वंडरफुल। क्योंकि इसमें टीचर्स की डेमो क्लास शुरू होने जा रही है। अब आज के बाद इसमें टीचर्स की डेमो क्लास शुरू हो जाएगी। जो जो टीचर इसमें पढ़ाएंगे वो ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर अपनी क्लासेस भी देना शुरू करेंगे। हर सब्जेक्ट की डेप्थ आपको बताएंगे, सिलेबस क्या अप्रोच करना है, कैसे उसमें जो है मार्क्स लेकर आने हैं, सारी जो है क्लासेस टीचर की चलनी शुरू हो जाएंगी। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं? कम ऑन, कीप इट अप। बहुत बढ़िया, इतने बच्चे जुड़ चुके हैं। कीर्ति, आईपीएस लवर ऑफिशियल, विकास, वंडरफुल। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा परिवार ये बनता चला जा रहा है, क्योंकि इतनी कम फीस में इंडिया में कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। तो अगर इस क्वालिटी के साथ जुड़ना है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो इसके साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आगे हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक ही चीज कहूंगा, जिंदगी में एक बड़ी बात याद रखिएगा। कहानी की आज की शुरुआत करते हैं और ये सेल अभी जारी है, आज शाम तक 5 बजे तक रहेगी। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं। विपिन ने लिखा है कि मैं भी जुड़ चुका हूं सर, वंडरफुल, क्या बात है। 2023 और ये कोर्स 2024-25 के लिए है, जो प्री कम मेंस है। 2023 के लिए जीएस प्रीलिम्स का कोर्स चल रहा है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। गुड। एक ही चीज कहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं तुमसे, और मेरी बात याद रखना और लिख लेना। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। ये किसके लिए बात कही जा रही है? इस बात का मतलब क्या है? लोग कहते हैं ना कि तुम गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हो, बड़ा किस्मत वाला है।
लेकिन अगर मेरे हिस्से में कुछ नहीं है, बार बार एक लाइन मैंने लिखी थी पहले और मुझे बहुत पसंद है, और मैंने खुद के ऊपर लिखी थी कि दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, उन्हें क्या पता मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं, मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं, मैं खुद अपने आप को बनाता हूं। और मैं कहता हूं कि प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, मेरे हिस्से में कुछ नहीं मिलने वाला, कोई मुझे दुनिया में कुछ थाली में सजा के नहीं देगा, मैं नहीं हूं गोल्डन स्पून बॉय। मेरे अंदर क्या ताकत है कि मैं रेत निचोड़कर अपनी प्यास बुझा सकता हूं। मेरा जो कर्म है, मेरा जो कर्म प्रधान मन है, वही सब कुछ है। मेरे अंदर की हिम्मत मुझे आगे बढ़ाती है, और अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, कोई इंतजार नहीं करने वाला। तो याद रखना, आने वाले समय में अगर कोई अपनी तकदीर बनाएगा तो वो खुद तुम बनाओगे, खुद तुम बनाओगे, इस बात को याद रखना। तो अब इसके साथ जुड़ जाइए और अपनी ताकत को बता दीजिए कि मुझे चाहे फेवरेबल कंडीशन मिले या ना मिले, मैं वो हूं जो असंभव का गला दबाकर उससे संभव कहलवा लूंगा। है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत? कौन कौन ऐसा है जो ये कहता है कि मेरे सामने असंभव खड़ा है? तुमसे कहा किसने लोगों ने, अरे यार आईएएस बनना बहुत कठिन है, लबासना बहुत कठिन है? अरे हर कोई आईएएस नहीं बनता है, तुम्हारे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं, तुम्हारी कुंडली में कोई ग्रह नहीं है कि तुम आईएएस बन सको। कितने तुम में से ऐसे हो जो कह सकते हो कि अगर असंभव मेरे सामने खड़ा हुआ तो उसका गला दबा दूंगा और असंभव से कहलवा दूंगा कि तुम संभव हो, तुम संभव। वो खुद कहे असंभव, जब उसका गला पकड़ो इतनी हिम्मत के साथ। बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। है तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत? अगर है तो आगे बढ़ जाओ, ये रास्ता तुम्हारा है। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे फेवर में कोई कंडीशन नहीं है, कोई तुम्हारे साथ देने वाला नहीं है, लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, तो ये लाइनें तुम्हारे लिए है कि प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। प्यास मुझे लगी है ना, मुझे आईएएस बनना है, मुझे अपनी तकदीर बनानी है, तो मैं रेत भी निचोड़ दूंगा, उससे पानी निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे हिस्से में कोई समंदर नहीं आने वाला। तो ये ताकत अपने अंदर, ये हिम्मत पैदा करो, और यहीं से दिन की शुरुआत होती है, यहीं से ताकत पैदा होती है। और जब तुम्हारे अंदर ये ताकत आ जाएगी कि अगर सब कुछ, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है, तो भी मैं क्या करूंगा, अपने लिए रास्ता बना लूंगा, इस असंभव से भी रास्ता बना लूंगा। पहाड़ों को चीरना होगा तो चीर दूंगा, मैं नदी हूं, बहता हुआ दरारों से भी निकल जाऊंगा और निकलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर आज तुम्हारे अंदर इस तरह की अगर हिम्मत है, इस तरह की ताकत है, तो फिर क्या करना है? बढ़ चलो, ये रास्ता तुम्हारा है, ये रास्ता तुम्हारा है। तुम्हारे हिस्से में भले चाहे कोई चीज ना आए, तुम छीन के लेकर आओगे। तो कौन है तुम में से ऐसा जो असंभव के मुंह से, इस मुश्किलों के मुंह से अपनी सफलता को छीनना चाहता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हां सर, मेरे अंदर हिम्मत है कि दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी, मैं छीन के लेकर आने वाला हूं, मैं किसी का दिया हुआ नहीं लेता, मैं छीन कर लेकर आऊंगा। किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो अपनी सफलता, आईएएस बनने का सपना पूरी दुनिया से लड़कर छीन के ला सकता है? मुझे बता दो, मुझे बताओ कौन लोग हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए नाम उनके कि यस सर आई एम, मैं हूं, बताओ मुझे। राजेंद्र ने लिखा कि सर बहुत डर लग रहा है, पता नहीं होगा या नहीं, इस डर को मार दो। कितने लोग आज मार सकते हो उस डर को? बताओ। आज के बाद किसी मंच पर राजेंद्र तुम कहना नहीं, और जितने भी हो जान ने कहना नहीं कि सर मुझे डर लग रहा है। अरे अगर डरोगे तो वो डराएगा, डरोगे तो वो डराएगा। डर की आंख में आंख डाल के कह दो मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मेरे अंदर हिम्मत है। तुम तो वो हो जो असंभव को संभव करके दिखा दो, जो लबासना का रास्ता दुनिया ना बताए तो भी ढूंढ लो। ये तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। किस बात का डर? किस बात का डर? गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। अरे अगर तुम किसी एग्जाम में फेल हो गए तो फेल कौन होता? जो एग्जाम दे रहा है। जरा पीछे पलट के देखो, तुम्हारे साथ कितने तुम्हारे यार दोस्त होंगे जिन्होंने डर के मारे बोले आईएएस बहुत कठिन है यार, इसमें सबका सिलेक्शन नहीं होता, हम तो यार ये सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की नौकरी करने के लिए भी हम इसमें खुश हैं। उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम अकेले आगे चले। अरे आज तुम एग्जाम दोगे, फेल अगर होगे कोई बात नहीं, मैं फिर प्रयास करूंगा, मैं फिर प्रयास करूंगा। मैं रेत को निचोड़ने वाला हूं। कितने लोग हैं जो रेत को निचोड़कर अपने आप प्यास बुझा सकते हैं? जिसके अंदर ये हिम्मत है वही उसके लिए आईएएस का दरवाजा खुलेगा, और ये असंभव का दरवाजा खुलेगा। लात मार कर खोलना दुनिया के सामने, कहना कि मेरा रास्ता यही है और मैं यही निकलूंगा। अगर हिम्मत है तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि आगे समय के साथ तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा। दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई खुद सी लड़ाई है।
तुम्हारे अंदर हराने वाले तत्व मौजूद हैं। मन है भटकाने वाला, दिमाग है इधर उधर ले जाने वाला। इन सबको को जो है क्या करना पड़ेगा, हाथी की तरह, जैसे महावत होता है, उसको जो है वो सूल गाड़ कर बैठना पड़ेगा और उसको अपने काम पे लगाना पड़ेगा। इसकी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर भटक गए इसके साथ तो तुम्हें जाने कहां लेकर जाएगा। दुनिया की हर बात तुम्हें सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी, और दुनिया की जब बातें सुननी शुरू हो जाती हैं तो इंसान कहीं नहीं पहुंचता, दुनिया की शर्तों पे जीने लगता है। कौन हो तुम? क्या दुनिया की शर्तों पे जीने वाले लोग हो, या तुम्हें अपने व्यक्तित्व पे भरोसा है? कौन हो तुम? क्या तुम दुनिया की शर्तों पर जीने वाले लोग हो? क्या तुम दुनिया की शर्तों पर जीने वाले लोग हो, या तुम अपनी शर्तें खुद बनाते हो? कौन हो तुम? मुझे बताओ। कमेंट बॉक्स में मुझे सबका कमेंट चाहिए कि सर मैं अपनी शर्तें खुद बनाता हूं, चाहे हारूं या जीतूं, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूं। कितने लोग हैं यहां पर? कितने लोग हैं मुझे बताओ जो दंभ के साथ कह सकते हैं सर मुझे डर नहीं लगता? आज इस क्लास से डर को निकाल के फेंक देना, क्योंकि यही डर राक्षस बनके तुम्हें खा जाएगा। यह डर जब बड़ा होता है तो राक्षस की तरह होता है। सबसे पहले तुम्हारा आत्मविश्वास खा जाता है और धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को निगल लेता है। और जिस दिन तुम अपने व्यक्तित्व से अलग होकर अपने आप को शंका से देखने लगते हो, डर से देखने लगते हो, मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, यह दिन तुम्हारा एक कह सकते हैं इंसान की दो तरह से मृत्यु होती है। एक दिन उसका शरीर मरता है और एक दिन उसका जमीर मरता है। उसके अंदर की जो ताकत है वो मरती है, तो तुम्हारे अंदर की ताकत मर जाएगी। तुम्हारे अंदर की ताकत मर जाएगी। शरीर मर जाए, अंदर की ताकत जिंदा रहे। महात्मा गांधी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब भी अहिंसा की बात आती, जन आंदोलन की बात आती है, हम महात्मा गांधी को याद करते हैं। शरीर 1948 में खत्म हुआ, विचार आज तक खत्म नहीं हुआ। तुम तय करो तुम्हें क्या करना है, तुम तय करो तुम्हें क्या करना है। इस अंदर की ताकत को कभी मरने मत देना, चाहे जो हो जाए। और डर इस अंदर की ताकत को मार देता है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, इस डर से लड़ना है। इस डर से तुम लड़ गए तो दुनिया तुम्हारी है। तो आज के बाद जब भी कितने भी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर प्री से डर रहा है, डर रहा है, क्यों डरना है? क्योंकि यह डर तुम्हारी वो मृत्यु तुम्हारे सामने लेकर आएगा जिसे अंतरात्मा की मृत्यु कहते हैं, हिम्मत की मृत्यु कहते हैं, विश्वास की मृत्यु कहते हैं, ताकत की मृत्यु कहते हैं। ताकत शरीरों में होता तो महात्मा गांधी ने कौन से 6 पैक ऐप बना रखे थे? पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिला के रख दिया। सुभाष चंद्र बोस कौन से जो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह बॉडी बिल्डिंग करते थे, पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इंसान शरीर की ताकत से कभी इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, इंसान हमेशा अपने मन की ताकत से इतिहास में दर्ज हुआ। इस बात को याद रखना, इस बात की ताकत को याद रखना। तो ताकत तुम्हारी कहां होनी चाहिए? ताकत तुम्हारी अंदर होनी चाहिए, मन की ताकत होनी चाहिए। और मन की ताकत जो होती है वो उस समय आती है जब तुम अपने डर का सामना करना सीख जाते हो। किसको डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता, तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन हम सभी को अपनी एक चॉइस लेनी पड़ती है, अपना एक चुनाव करना पड़ता है। मैं इससे डरूं या मैं इससे लड़ूं, मैं इससे डरूं या मैं इससे लड़ूं। तुम किस कैटेगरी में हो? मैं इससे डरूं या मैं इससे लड़ूं? तुम क्या लगता है तुम किस कैटेगरी में हो? अपने आप को याद करके बताओ कि डर ने तुम्हें डराया है या तुमने डर को डराया है। कि कुछ भी हो जाए इसके पास मत जाना, ये सनकी है, ये पागल है, ये चैलेंज ले लेता है। तुम किस कैटेगरी में हो? तुम किस कैटेगरी में मुझे बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। व्यक्तित्वों की बात करते हैं, व्यक्तित्व डर से लड़े बिना नहीं मिल सकता। यह डर हमारे जन्म के साथ शुरू हो जाता है और जैसे जैसे तुम इससे लड़ते जाते हो तुम्हारा व्यक्तित्व निकलता चला जाता है। कौन हो तुम? सब लोग मुझे बताओ, तुम अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हो? लड़ने वाले या डरने वाले? लड़ने वाले या डरने वाले? डर जाने वाले, डर के हार मान लेने वाले, तुम किस कैटेगरी में हो? यही आगे का सफर तय होगा। किताबें सेम होंगी, टीचर सेम होंगे, लेक्चर सेम होंगे, कॉन्सेप्ट सेम होंगे, तुम्हारे अंदर के गुण अलग अलग होंगे। तुम किस करवट बैठोगे यह चीज तय होगी। तुम डर कर बैठ जाओगे, यही किताबें तुम्हें खा जाएंगी, तुम्हारा अस्तित्व खा जाएंगी। तुम्हारे शरीर की मृत्यु से पहले तुम्हारी अंतरात्मा की मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी हिम्मत की मृत्यु हो जाएगी। इंसान जब अंदर से मर जाता है तो संसार के बड़े से बड़े मोटिवेशन, बड़े से बड़े रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं। और जब इंसान अंदर से जीवित रहता है तो शरीर की दुर्बलता कोई मैटर नहीं करती है। अभी इस बार आयुषी ने देखा, आंखें नहीं है लेकिन आईएएस बन गई, पढ़ देख नहीं सकती दुनिया को, आंख जो है पिता नहीं है फिर भी आईएएस बन गई। तो शरीर की दुर्बलता कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करती है, अंदर की ताकत बहुत बड़ा मैटर करती है। तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, और अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो फिर तुम रेत को निचोड़ सकते हो।
और अपनी नहीं पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकते हो, क्योंकि तुम जो है अब असंभव में संभव ढूंढना सीख जाओगे। ये कला जिसने सीख ली ना, उसके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाती, बहुत आसान हो जाती है। ये चलती रहती है, बस ध्यान रखना कि इस डर को कभी हावी मत होने देना। आज तुमने यहां चैट बॉक्स में लिखा है, तुम्हारे दिमाग में गूंज रहा होगा। अकेले में जब तुम सो रहे होगे तो पसीना आ रहा होगा, तुम्हारे आसपास ये कानों में गूंज रहा होगा, इससे कहो धत तेरे की, मैं नहीं डरता। अरे मैं फेल ही तो हो जाऊंगा, दो ही तो चॉइस है मेरे, मैं योद्धा हूं, लड़ूंगा, या तो जीतूंगा या हारूंगा, या तो जीतूंगा या हारूंगा। दोनों कंडीशन में मुझे विन विन ही है। हारूंगा तो यह पता चल जाएगा जीतने का तरीका क्या है, और जीत गया तो इतिहास में मेरा नाम दर्ज है, दुनिया मेरी जय जयकार करेगी। हार जाऊंगा तो इसका मतलब यह नहीं कि हार मान लूंगा, हार जाऊंगा तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान लूंगा। हार जाऊंगा तो इसका मतलब है मुझे एक प्रयास और करना है, एक प्रयास और करना है। जब तक मैं हार को ना हरा दूं और खुद के गले में जीत का हार ना पहन लूं, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। जो रुकता नहीं है वही लबासना जाता है, जो रुकता नहीं है वही अपनी जिंदगी में फतह करता है, जो रुकता नहीं है वही इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। तो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें रुकना है, रुक जाना है, रुक जाकर घुटने टेक देना है, या उठना है, लड़ना है और भिड़कर अपने मंजिल तक पहुंचना है। ये तुम्हारी चॉइस होगी। जो तुम आज तय करोगे वही पूरा जीवन आज होगा। हम क्या हैं? हम अपनी चॉइसेस से बने हुए हैं। हम जो रोज छोटी छोटी चॉइसेस करते हैं, हम उसी के परिणाम हैं। अलार्म बजता है, एक व्यक्ति उसको दबाकर और गहरी नींद सो जाता है, एक उसी पे क्या करता है, बिस्तर से बाहर निकलता है, बोलता है मैं तैयार हूं आज के दिन में अपनी लड़ाई के लिए। चॉइस तुम्हारी थी। सामने सैंडविच रखा हुआ है, ब्रेड पकौड़ा रखा हुआ है, चने भिगे हुए हैं, चॉइस तुम्हारी है। तुम जो खाओगे शरीर भी तुम्हारा उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। भारी खाना खाया, गरिष्ठ खाना खाया, नींद आने लगी, डकारे आने लगी, सो गए। हल्का खाना खाया, शरीर को एनर्जी दी, पढ़ने बैठ गए। चॉइस तुम्हारी है। मोबाइल तुम्हारे पास है, जरा सा टिंग टांग हुआ, तुमने उठा के चैट करना शुरू किया। एक ने मोबाइल साइलेंट किया, उठा के दूर रखा, बोला मेरे पढ़ने का समय। तो हम कौन है? अपनी चॉइसेस से बने। ना तो कोई यहां गुड़ी है और ना कोई अगुड़ी है। किसी के पास ना एक्स्ट्रा टैलेंट है, ना किसी के पास कम टैलेंट है, ना किसी के पास 4 हाथ की बजाय 8 हाथ है, 10 हाथ है, कोई नहीं है। सबके शरीर ऐसे ही हैं। पर सवाल है कि चॉइसेस कैसी हैं तुम्हारी। तो चॉइस अगर तुम्हारे फेवर में है तो तुम अपने आप को वैसे बना जाओगे। हर क्षण सतर्क रहना पड़ेगा, और डर तुम्हारी सतर्कता को खा जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी आंख के सामने है, वो तुम्हें डराता रहेगा। तुम अपने ऊपर ध्यान देने के बजाय केवल उसके ऊपर ध्यान देते रहोगे, और जब उसके ऊपर ध्यान देते रहोगे तो जिंदगी में कभी खुद को नहीं बना पाओगे। ये बात याद रखना। और जो ये बैच है, ये इसी की कहानी है। मैं आईएएस करूं ना करूं, मैं जुड़ूं ना जुड़ूं, अरे आज नहीं कल देखा जाएगा यार। तो ये डर है, तुम्हें डरा रहा है, तुम्हें चॉइस लेने से जुड़। आज कई लोग चॉइस लेंगे, आज कई लोग जुड़ेंगे इसके साथ। 2024-25 में इरादा कर लेंगे मुझे आईएएस देना है, ये 26 में मुझे देना है, लेकिन मैं 25 तक अपने आप को तैयार करके बैठा रहूंगा। 26 में तो पहुंचूंगा धड़ाक से, मुझे पता होगा मेरा सिलेक्शन होगा। वो ये नहीं कहेगा 26 में देना है सर, 25 में तैयारी शुरू करें। नहीं, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। वो जानता है कि मुझे आज ये करना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मैं बात करता हूं 1 साल तक तैयारी करना कैसे, 1 ईयर तक हमें कैसे प्रिपेयर करना है। रेडी हैं सभी लोग? वन ईयर की बात करता हूं। आप 1 ईयर कहते हो, इसको कहना बंद कर दो सबसे पहले। नहीं है 1 साल 2 साल 3 साल तुम्हारे पास। जो मेरा स्टूडेंट है वो जानता है कि मेरे पास तो केवल 365 दिन है मेरे भाई। जब साल बोलते हो तो बड़ा दूर सुनाई पड़ता है। हां या ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हां या ना सब लोग मुझे बताओ। जब 1 साल सर, 1 साल 2 साल, 2026 में आईएएस बनना भी तो बहुत दूर है। लेकिन जब तुम दिन में बोलते हो तो बड़ा पास आने लगता है, और जब घंटे में बोल देते हो तब तो और पास आ जाता है। राइट? घंटे तो ऐसा लगता है बस अभी आने वाला है। तो हमारे पास 365 दिन है। ये भी देखो है कि नहीं है। सब लोग मुझे बताओ, जब दिन में बोलते हैं, घंटे में बोलते हैं, तो बस लगता है कि कल ही तो एग्जाम होने वाला है। तो अब से क्या करना है, दिन के हिसाब से बात करते हैं। अब इसमें से तुम देखो एवरेज 60 डेज तुम हॉलीडेज में और त्योहारों में निकाल दो। भारत त्योहारों का देश है।
लगभग। यानी तुम्हें एक साल तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। संडे पड़ गया, आराम करने लगे, बीमार पड़ गए, मौसम बदलता है, होली, दिवाली, ईद, छठ, दुनिया भर के त्योहार आते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 दिन निकलते रहते हैं, हाँ या ना? तो तुम्हारे पास ये दिन जो है वो एवरेज, जो अगर मैं कहूं तो एवरेज तुम्हारे पास 300 डेज ही बचते हैं एक साल में तैयारी करने के। लो, और डरा रहा हूं मैं। तो तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए? 300 डेज का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कि 300 दिन में मुझे तैयारी कैसे करनी है। अगर जो लोग 2024 देना चाहते हैं, जो लोग कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो अब हम उसके लिए बात करते हैं। अब 300 दिन में पढ़ाई करने के दो तरीके हैं। एक, क्लासेस जो आप ज्वाइन करते हैं, क्लास चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, और दूसरा सेल्फ स्टडी होती है। सेल्फ स्टडी, कई लोग जो है ये दोनों शब्दों में बड़े कंफ्यूज होते हैं। अब मैं इसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा कि इन दोनों शब्दों में कई लोग कहते हैं ना कि वो सेल्फ स्टडी से आईएएस बन गया, कोई कहते हैं उन्होंने फलाना कोचिंग ज्वाइन की, क्लास ज्वाइन की। किसी कोई पूछता है कि सर क्या क्लास ज्वाइन करना जरूरी है? तो इस सवाल का जवाब कितने लोग चाहते हैं कि ये दोनों चीजें जो हैं वो अलग अलग नहीं है, ठीक है? और इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन होने बहुत से वीडियो बनते हैं ना। तो सबसे पहले आज मैं यही बताऊंगा कि ये दोनों पढ़ाई के कौन से दो हिस्से हैं। कितने लोग इसको जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, सभी लोग। कितने लोग? कम ऑन। कई लोगों ने सुना होगा ना वो सेल्फ स्टडी से ये हो गया, वो ये हो गया, वो क्लास ज्वाइन करता है, ठीक है? अपने टाइम टेबल में तुम कभी इसको समझ ही नहीं पाए कि ये बेसिकली है क्या। कितने लोग हैं? कम ऑन, कमेंट कमेंट मुझे सब लोग बताओ, कोई ऐसा है जो इसको लेकर कंफ्यूज है? हाँ जी, देखिए सारे लोग यहां पर निकलकर सामने आ रहा। गुड गुड गुड, शाबाश। और मुझे बताओ। चलिए अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे जो है वो डील कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लास क्या होती है। ये चाहे आपके ग्रेजुएशन में हो, टीचर हो, कोचिंग हो, ऑफलाइन क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो। क्लास जो होती है, एक आप यहां पर हैं और आपने आज डिसाइड किया कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। अब जरा देखो, आईएएस की तैयारी करनी है। इस पूरे गेम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? टाइम, ठीक है? टाइम है, क्योंकि अगर अगले साल मई में पेपर है तो मई में ही होगा। जो 300 दिन तुम्हें मिले हैं वो 300 दिन ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि रोगे गाओगे तो वो 600 दिन हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या? टाइम। अब जैसे आप हैं, आपने डिसाइड किया कि मुझे आज, मान लीजिए आज आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेते हैं और आपको डिसाइड करते हैं मुझे आईएएस बनना है। अब तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम है कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मुझे यूपीएससी टाइम एक्स्ट्रा नहीं देगा। मेरा कॉम्पिटिटर भी इसी टाइम का इस्तेमाल करके सीट लेके चला जाएगा, वो इतिहास रच देगा, अपने माता पिता को गौरवान्वित कर देगा, अपनी जिंदगी सेट कर लेगा पूरी की पूरी। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना, आपको सब्जेक्ट के इसमें घुसना है। अच्छा, हम क्या होता है कि हम पहले से कंपटीशन दे रहे होते हैं, पहले हम जैसे 12th के बाद दिया, ग्रेजुएशन में दिया, तो हमें क्या होता है, इन जो एग्जाम्स होते हैं इनका एक सेट फ्रेम होता है। जैसे मैथ्स, अगर आप पीसीएम से हैं तो आईआईटी के लिए जाएंगे, इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे, पीसीबी है तो आप मेडिकल के लिए जाएंगे, तो ये एक फिक्स सेट होता है। लेकिन जब आप यूपीएससी में आते हैं तो यहां ये मेंटेलिटी काम नहीं करती है, यानी वहां आपका सब्जेक्ट डोमेन नहीं सेट होता है। यहां आपको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स यानी आर्ट्स के, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, कॉमर्स, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं जो आपके डोमेन के सब्जेक्ट नहीं, यानी आपने बहुत साल पहले उनको पढ़ना छोड़ दिया था। साइंस का स्टूडेंट केवल साइंस पढ़ रहा है, कॉमर्स का स्टूडेंट केवल कॉमर्स पढ़ रहा है, ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट केवल ह्यूमैनिटी पढ़ रहा है। यूपीएससी में आने के बाद अचानक से आपके डायमेंशन ओपन हो जाते हैं। आर्ट्स वाले को साइंस पढ़ना पड़ता है, साइंस वाले को आर्ट्स पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स पढ़ना पड़ता है। राइट और रॉन्ग मुझे बताते जाएं, सब लोग मुझे बताएं। तो ये क्या होता है, अचानक से आपके सामने डायमेंशन खुल जाता है जिससे आप परिचित नहीं होते हैं। अब आपको शुरुआत करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि वो आपका डोमेन नहीं है, आपका कंफर्ट जोन नहीं है। अच्छा, इंसान के साथ एक बड़ी दिक्कत होती है, इसकी जो खोपड़ी होती है ना, ये एक वर्ड ढूंढता है। अब मेरी बात को समझना, बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक दे रहा हूं, इसको हम लोग कंफर्ट जोन बोलते हैं। कंफर्ट जोन बोलते हैं।
कंफर्ट जोन हमारी सबसे बड़ी एक जो है वो कमजोरी भी होता है। आप देखिए, आप जिस बिस्तर पर सोते हैं, ठीक है, अगर आपका बिस्तर चेंज हो जाए आपको रात में नींद नहीं आती, जगह चेंज हो जाए आपकी नींद नहीं आती है। आप जो खाना खाते हैं अगर वो चेंज हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा एक कंफर्ट जोन होता है, आप नोटिस करके देखिएगा, आप जिस सोफे पे बैठते हैं अचानक से बदल जाए तो आप थोड़ा सा देर अचकचाते हैं। तो हम क्या होता है, नई चीज में एडजस्ट होने में हमें टाइम लगता है। यस या नो? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? तो इसको हम लोग कंफर्ट जोन बोलते हैं। जिन दोस्तों के साथ बैठे, अगर अजनबियों के साथ बैठ जाएं तो आप उतना हंसते गाते नहीं है, ठीक है, जितना अपने क्लोज फ्रेंड के साथ, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है। किसी खास रेस्टोरेंट में अगर आपको बैठने की आदत है, वही कोने वाली कुर्सी, दोस्तों के साथ बैठे, धमाल किया, मेज बजा रहे हैं, लेकिन किसी सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट में चले गए तो आपका बिहेवियर अचानक से बहुत अनकंफर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारा दिमाग भी इसी कंफर्ट जोन के साथ कंपटीशन में उतर आता है। और कंपटीशन कौन सा? यूपीएससी का। बड़े ध्यान से इस लॉजिक को समझना। अब क्या होता है, हमारा दिमाग जो होता है, नए सब्जेक्ट आ गए। अब जैसे आप साइंस के स्टूडेंट, आप साइंस के साथ कंफर्ट हो, यू नो द फिजिक्स, केमिस्ट्री जानते हो, लेकिन अचानक से आपको मेडाइवल इंडिया पढ़ना है, आपको अचानक से भारत का सांस्कृतिक विन्यास पढ़ना है, जिसको तुम बहुत साल पहले छोड़ चुके हो। अचानक से क्या होगा, ये जब सब्जेक्ट आते हैं तो आपको ये एलियन सब्जेक्ट लगते हैं। अब जैसे कोई स्टूडेंट आर्ट का, ह्यूमैनिटी का है, अचानक से उसके सामने बायोलॉजी आ गई, अचानक से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आ गए, फॉर्मूले आ गए, ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल आ गया, अचानक से वो क्या होता है, अनकंफर्ट हो जाता है। और जो ये अनकंफर्ट होता है, ये हमारे दिमाग को जिगजैग लेके जाता है। क्या काम करता है? ये जिगजैग घुमाता है, ये सही है, ये गलत है, पहला अपना वाला पढ़ूं फिर ये वाला करूं। तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम लॉस होना शुरू होता है। भाई मुझे सीधे सीधे तुम तक पहुंचना है, ये सीधा रास्ता, मैं तुम तक पहुंच गया, लेकिन अगर मैं ऐसे घूम के इधर से उधर जाऊं तो क्या होगा, मुझे टाइम लगेगा। तो क्या होता है, हम टाइम लॉस शुरू कर देते हैं। और इधर क्या होता है, हमारी घड़ी ऑन है, यूपीएससी वाले ने टाइमर ऑन कर दिया है, भाई तुम्हारा एग्जाम इतने समय बाद होगा। अब हम अनकंफर्ट सिचुएशन में हैं, अपना कंफर्ट जोन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा डाइवर्जन बढ़ता चला जाता है। इसमें कई लोग ऐसे होते हैं, मुझे बताते जाओ, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ कि सर मैं सही कह रहा हूं, नब्ज पकड़ी कि नहीं पकड़ी, डॉक्टर साहब ने नब्ज पकड़ी कि नहीं पकड़ी, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, अब क्या होगा, आप अनकंफर्ट हो गए, अब इसमें आप टाइम लॉस करना शुरू कर देते हो। जैसे आप, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की शुरू शुरू में, पहले हिस्ट्री उठाई, कुछ दिन पढ़ा हिस्ट्री, जोश में मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू किया, फिर थोड़ा लगा यार मजा नहीं आ रहा है, फिर लो ज्योग्राफी शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वो साइंस वाला है, मुझे बताते जाना कितने लोगों के साथ हुआ। फिर लगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, पहले लो यार साइंस ही कवर कर लेते हैं, टेक वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं। तो आपने उसको किसी सब्जेक्ट को पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया, या चलो यार इकोनॉमिक्स देख लेते हैं, शायद वो मैथमेटिक्स वाला है तो थोड़ा समझ, या कॉमर्स वाले ने इकोनॉमिक्स उठा लिया उसको छोड़ के। ठीक है, अब मुझे बताओ किसके किसके साथ ऐसा हुआ है। तो आप जिगजैग करने लगे, मतलब सब्जेक्ट पे डेप्थ लाने की बजाय, उस पर डिस्कशन करने की बजाय, आपने वो छोड़ा और किसी और के पास, सब्जेक्ट के पास पहुंच गए। कई बार बच्चे कोचिंग बदल देते हैं, टीचर बदल देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो स्वयं अनकंफर्ट है, स्वयं अनकंफर्ट है, वो समझ नहीं पा रहे कि मुझे इस सब्जेक्ट पे कैसे अटैक करना है, इसमें अपना कंफर्ट जोन कैसे ढूंढना है। राइट, तो मुझे बताओ ऐसा किसके किसके साथ हुआ है, कमेंट बॉक्स में मुझे सबसे जानकारी चाहिए, तो बताता हूं कि आखिर ये क्लास और सेल्फ स्टडी क्या है। सही कह रहा हूं? बिल्कुल, शिवा ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मोटिवेशन ने कहा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वंडरफुल, सभी लोग जवाब दो, सभी लोग। तो अब क्या होगा, आपकी जो घड़ी टाइमर ऑन है वो टिक 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 करके आगे बढ़े, और आप क्या कर रहे हैं, ना तो आपकी हिस्ट्री पूरी हुई, ना आपकी ज्योग्राफी पूरी हो रही है, ना आपकी पॉलिटी पूरी हो रही है, आप हर सब्जेक्ट में अपना कंफर्ट जोन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस वजह से क्योंकि आपकी जो नर्चरिंग हुई है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो साइंस वाले को केवल साइंस पढ़ाता है, वो मैथ्स वाले को केवल मैथ्स पढ़ा रहा है, वो कॉमर्स वाले को केवल कॉमर्स पढ़ा रहा है, और यूपीएससी कहता है मुझे तो प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, जिन पे सब पे उनकी जो है नॉलेज, एक कम से कम सामान्य ज्ञान उनका होना चाहिए, सामान्य अध्ययन होना चाहिए। अचानक से इसका नेचर बिल्कुल टर्न हो जाता है। तो आप क्या होता है, इसमें बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं जो कंफर्ट जोन नहीं ढूंढ पाते, और क्या होता है, अपना टाइम खराब करते हैं। नतीजा क्या होता है, या तो कुछ समय बाद उनका सब्जेक्ट से मन उचट जाता है। कितने लोगों का ऐसा हुआ कि शुरुआत में, मुझे तैयारी में, जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं, मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि शुरुआत में जो सब्जेक्ट उनका मन उचट गया, दोबारा कभी उसमें मन नहीं लगा जल्दी, बहुत या मेहनत बहुत करनी पड़ी, बार बार कोशिश करनी पड़ी। कितने लोग ऐसे हैं कि जब शुरुआत में कोई भी सब्जेक्ट, मान लो हिस्ट्री रही हो या ज्योग्राफी रही हो या पॉलिटी, मजा नहीं आया और वो घूमते रहे और हमेशा के लिए उनका सब्जेक्ट उनसे छूट गया, हमेशा के, मतलब उसमें फिर दोबारा कभी इंटरेस्ट नहीं आया, या इंटरेस्ट लाने के लिए उन्हें दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ी। कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताएं।
यस, देखो सब लोगों ने कहना शुरू किया। यस सर, कम ऑन बताइए। किसी ने कहा सर साइंस में मेरे साथ ऐसा हो गया। वो सब्जेक्ट का नाम बताइए मुझे, किस सब्जेक्ट में आपके साथ गड़बड़ हो गया, ये जानना जरूरी है मेरे लिए। गुड गुड। नीतीश ने कहा सर मेरे साथ ऐसा हुआ। गुड गुड, बताते रहो। डॉक्टर से अपनी बीमारी नहीं छुपाते। हाँ, तो होता क्या है, जो क्लासेस होती हैं, जैसे कई लोग कहते हैं आजकल यूट्यूब पे वीडियो चला, वो किसी चीज पे भी चलना शुरू हो जाता है, वायरल हो गया, तो भैया सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो। बट सवाल है, सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ भी हमेशा बनी रहेगी? तुम इन दोनों का अंतर तो समझो, इनकी साइकोलॉजी समझो, इनका साइंस समझो कि इन दोनों का साइंस क्या। अब क्लासेस हैं, ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ कोचिंग क्लास। मान लीजिए आपके घर में कोई अच्छे प्रोफेसर हैं, आपके कॉलेज में बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, आपका एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, आपके कोई बड़े भैया सिविल सर्वेंट हैं या वो प्रोफेसर हैं, तो अगर वो पढ़ा रहे, किसी के पिताजी पढ़ा रहे हैं, तो ये मतलब है क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब होता है कि हम अनकंफर्ट सिचुएशन से कंफर्ट सिचुएशन में आ सकें। अब जरा ध्यान से समझना जो बता रहा हूं। तो क्लास उसको कहते हैं, कोचिंग क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी माध्यम है। अब क्लास क्या काम करती है? जो टीचर इसमें होता है, जो क्लास में टीचर होता है, प्रोफेसर जो होता है, अब उसको बड़ा एक्सपीरियंस होता है अपने सब्जेक्ट का। उसने कई बार बच्चों के सवालों का जवाब दिया है, क्वेश्चन कराए हैं, सालों से उसने इसकी स्टडी की, वो उस सब्जेक्ट का मास्टर है। उसने क्या किया, सब्जेक्ट में तुम्हें एंट्री कैसे करनी है, सब्जेक्ट में एंट्री करनी के उसके तुम्हें तरीके समझा। जैसे मान लीजिए टीचर ने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, तो आपने कभी जिंदगी में हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपको नहीं पता कि भारत की संस्कृति में क्या था, प्राचीन भारत किसे कहते हैं, मेडाइवल क्यों कहा गया, मॉडर्न इसको क्यों कहा गया, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वर्ल्ड वॉर क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, आपको नहीं पता एक्चुअली में। लेकिन टीचर क्या करता है, उसको सरल तरीके से प्रस्तुत करता है, अपने अनुभव से जो काम की चीजें आपके लिए लेकर आता है और इजी कर देता है। तो क्या काम करता है, ये आपको कंफर्ट करा देता है। जैसे मान लिया टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, मॉडर्न इंडिया पढ़ाना शुरू किया। अब मॉडर्न इंडिया में कहां से शुरुआत होती है, कहां से हम आगे गए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में क्या हुआ, कैसे यूरोपियन शक्तियां आ गईं, कैसे उन्होंने षड्यंत्र किया, भारत पे कब्जा किया। अब आपको इंटरेस्ट आने लगा। आप फिर कैसे जो है हमारे लीडर्स आए, उन्होंने कैसे स्वतंत्रता की बात जगाई, कैसे स्वदेशी आंदोलन किया, फिर धीरे धीरे कैसे हमने संघर्ष किया, क्या क्या राजनीतिक हमने जो है वो अपना एलिवेशन किया, कैसे भारत जो है चक्कर में फंस के उसका विभाजन हो गया। तो आज जो पाकिस्तान तुम देखते हो, बांग्लादेश देखते हो, वो कभी भारत का हिस्सा रहे, तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आती हैं। फिर आपके मन में और जागरूकता हुई, सर 1707 औरंगजेब से पहले क्या था, तो फिर वो मेडाइवल की बात होती है। फिर आपको लगता है कि अरे इससे पहले भी भारतीय संस्कृति, हाँ वो गया। तो क्या होता है, वो आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, आपको कंफर्ट जोन देता है। तो धीरे धीरे वो कहानियां आपके साथ जुड़ती चली जाती हैं, वो कहानियां आपके साथ जुड़ती चली जाती हैं। आप सब्जेक्ट से परिचित हो जाते हो। टीचर बताता है जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, क्यों जो है वो अभी कल जो है रिजर्व बैंक ने जो है वो मौद्रिक नीति समीक्षा की और जो है ब्याज दरें बढ़ा दी। ब्याज दरें बढ़ाने से क्या होता है, उसका इन्फ्लेशन से क्या जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं, बड़ा मजा आता है इसमें। तो क्या होता है, वो आपका जो माइंड में अनकंफर्ट जोन है, जो आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं इस सब्जेक्ट में घुसूं कैसे, मैं मॉडर्न इंडिया क्यों पढ़ रहा हूं। आधे बच्चे तो ये कहते हैं मैं क्यों पढ़ रहा हूं। कई लोग कहते हैं एग्जाम के लिए जरूरी रट लो, लेकिन रट सकते हो इतनी किताबें, रख दो एक दूसरे के ऊपर, मोटी मोटी किताबें रट सकते हो इतनी किताबें, मुझे बताओ पॉसिबल है इतनी किताबें रटना? और रट के करोगे क्या? यूपीएससी कहता है मैं तो फैक्ट पूछूंगा नहीं, मैं तो लॉजिक पूछूंगा। क्योंकि आज का जो अधिकारी है वो इस जो आंदोलन था उससे क्या सीख सकता है? भाई हमारे जो नेता थे, हमारे आंदोलन के नेता थे, उन्होंने क्या आंदोलन किया? उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई, उन्होंने स्वदेशी की बात की, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जो है अहिंसा का मार्ग अपनाया, जो है अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए, कोई नरम दल हुआ, कोई गरम दल हुआ। तो तुम्हें आज क्या करना है? यूपीएससी कहता है कि तुम आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, तुम्हें गंदगी के खिलाफ लड़ना है, तुम्हें भुखमरी के खिलाफ लड़ना है, हमारे बच्चों में एजुकेशन की अवेयरनेस आए इसके लिए तुम्हें लड़ना है, जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं उनके लिए जन आंदोलन क्रिएट करना है, जो बच्चियों की कम उम्र में शादी हो जा रही है उनके लिए लड़ना है, ठीक है, जो है माताएं बहनें कुपोषण का शिकार हैं उनके लिए लड़ना है, बच्चों के लिए लड़ना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, आंतरिक सुरक्षा रखनी है। तो तुम वहां से हमारे नेताओं ने इतने बड़े बदलाव के लिए जन आंदोलन खड़ा किया, तो क्या तुम आज उनसे सीखकर जन आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते? तुम लोगों को एकजुट करो। कितने आईएएस ऑफिसर की कहानियां तुम जानते हो, पानी को संरक्षण करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, सफाई के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक कर दिया, और लोगों ने देखते देखते वहां पर क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। मैंने पढ़ाया था, जो बांदा के डीएम थे
उन्होंने लोगों को पानी का महत्व समझाया, तालाबों को साफ कराया, बिना सरकारी मदद के लोगों के अंदर एक भावना भर के और जल संरक्षण शुरू कर दिया। हां या ना? तो ये जो चीजें हैं ये हमारी ताकत है। तो क्लास का मतलब होता है मुझे कंफर्ट जोन देना, मुझे सब्जेक्ट में प्रवेश कराना। तो सब्जेक्ट में प्रवेश कराना, तो ये क्या है? लोगों को लगता है बिना कोचिंग आईएएस की तैयारी या बिना क्लास आईएएस की तैयारी सेल्फ स्टडी होती। ना मेरे बाबू, जब तुम्हें इसको बताया जाए, ठीक है, ये बहुत गलत प्रचलित वर्ड है, 50 वीडियो इस तरह के आ जाते हैं, लोग ढेर सारा अपना कमेंट भी मार देते हैं। ये नहीं है। कहता है कि जो आपने टीचर से सीखा उस पर आपको अब चिंतन करना चाहिए। जैसे आज टीचर ने बताया कि भारत किस तरह से जो है वो एक, अगर उसमें मान लो एक बात आती है कि भारत किस तरह से उसने जन आंदोलन खड़ा किया, लोग आजादी का मतलब नहीं जानते थे, अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं समझ पा रहे थे, तो एक तरीके से लेकर आए। तो अब आप घर गए और आपने चिंतन करना शुरू किया कि अगर मैं डीएम हूं, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, तो मैं कैसे लोगों को सफाई के लिए जागरूक कर सकता हूं, मैं कैसे, शादियों में इतना खाना फेंका जा रहा है और एक तरफ हमारे इतने बच्चे भूखे सोते हैं, तो मैं कैसे वो शादियों में, जो अमीर आदमी अपनी शादियों में इतना पैसा फेंकता है, इतना खाना बर्बाद करता है, और एक तरफ हमारे यहां लोग जो है वो कूड़े से खाना भी बीन रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो कैसे मैं कोई व्यवस्था करूं कि मैं इस जन आंदोलन के माध्यम से इन चीजों को पहुंचा सकूं, कैसे करूं? तो आप क्या करोगे? सेल्फ स्टडी करते हो, सेल्फ चिंतन करते हो, उस पर राइटिंग करते हो। चलो मैं इस पर कुछ लिखता हूं, मेरे शिक्षक ने जो मुझे पढ़ा दिया, मैं उस पर कुछ लिख के देखता हूं कि मैं उनकी पढ़ाई गई बातों को लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेगमेंट है ये आपको समझना पड़ेगा। सो क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी, अदरवाइज डायरेक्टली यहां से कूदे। अब तुमने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो क्या होगा? कंफर्ट जोन है, अनकंफर्ट जोन है, तुम अनकंफर्ट हो जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा शुरुआत कैसे करें, सब्जेक्ट में घुसे कैसे। फिर क्या होगा? आपका समय धीरे 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 बर्बाद होता जाएगा। ठीक है, आपका समय धीरे धीरे बर्बाद होता चलेगा। समझ में आया कोर इश्यू? तो ये दोनों को मैनेज करने का टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे कई बच्चों ने कहा कि सर जो हम आप फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं, फाउंडेशन जो 5,999 में बैच शुरू हो रहा है, आज इसमें एडमिशन लेने का अंतिम दिन है। ठीक है, अंतिम दिन है, कल से इसकी फीस बढ़ जाएगी। तो अभी शाम को 5 बजे तक आप इसमें एडमिशन, इसमें आखिर है क्या ऐसा? तो जब यूपीएससी जीएस आप करते हो तो आपको 2 सेगमेंट डील करना पड़ता है, प्री और मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाइंग होता है, मेंस का एग्जाम है। चलिए भाई, अब प्रीलिम्स में तुम्हारे पास क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट हुए। मेंस में हमारे पास 4 पेपर होते हैं जीएस में, 4 पेपर, 1 से लेकर 4 पेपर तक होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब होता है। ये जो प्री का होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट इसमें भी उतनी लेंथ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जानना चाहते हैं कि आपने जो पढ़ा उसको आपने कितनी डेप्थ के साथ पढ़ा। और अगर आप यहां जाते हैं मेंस में, तो मेंस में क्या होता है? मेंस में आपकी राइटिंग स्किल पूछी जाती है, राइटिंग स्किल। ठीक है, तो राइटिंग स्किल जो हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइटिंग स्किल का मतलब होता है आप सब्जेक्ट को जो जानते हो, इसमें और नए सब्जेक्ट जाएंगे, जैसे आईआर जुड़ जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी जुड़ जाता है, एग्रीकल्चर का पार्ट जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें बहुत नए नए सेगमेंट जुड़ जाते हैं, इसमें साउथ एशिया की जो है ज्योग्राफी जुड़ जाती है, तो कल्चर का पार्ट बहुत बड़ा जुड़ जाता है, एथिक्स का पेपर जुड़ जाता है। चौथा पेपर एथिक्स होता है कि एक अधिकारी जो है जब निर्णय लेगा तो उसके अंदर एथिक्स कितनी है, इंटीग्रिटी कितनी है, सत्यनिष्ठा है, वो ईमानदार है या नहीं है, उसके पैरामीटर क्या होंगे। तो अगर अब हम बात करें तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा चल रहा होता। अब चलिए हम इस पर बात करते हैं। तो ये हो गया प्री, ये हो गया मेंस। तो ये जो है जीएस, अब मेंस में ये होता है 1000 मार्क्स का, 4 पेपर होते हैं, 250 ईच, 1000 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्वालिफाइंग होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट प्री में 200 मार्क्स। तो ये जो बैच है बेसिकली हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल बैच है 1 ईयर का। और वो जो सेगमेंट है, राइट, वो जो सेगमेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है, जहां पर अगर हम बात करेंगे तो इस सेगमेंट में, ठीक है, इस सेगमेंट में हम जो देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें, ये पूरा प्रीलिम्स और ये पूरा मेंस, ये दोनों कवर होगा।
यानी इसके बाद जो जीएस का सेक्शन है, प्रीलिम्स और मेंस, ये दोनों के दोनों कवर हो जाएंगे। क्या होगा इसमें? 600 प्लस आवर्स के जो लेक्चर्स होंगे, यानी पूरे एक साल, ये यहां जीएस के चलेंगे। मोर देन 7 फैकल्टीज, यानी जो शिक्षक हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे अलग अलग विषयों के, और इनकी डेमो क्लास भी आपको मिल सकती है। ठीक है, ये अब जैसे क्लास जब शुरू हो जाएगी, बच्चे जुड़ गए हैं, तो अब इनकी क्लासेस भी ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पे शुरू हो जाएगी। ओजांक एनी टाइम लर्निंग। तो यहां पर आप इसके साथ, आज इस फीस में जुड़ने का अंतिम दिन है। जो लोग फॉर्म भरना चाहें वो फॉर्म भर सकते हैं, जो दिए गए नंबर पे कॉल करना चाहें 87507। कैसे एडमिशन लेना है? 11100, इस पर वो जुड़ भी सकते हैं। अब आ जाइए, अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। यूपीएससी के ऑप्शनल में क्वेश्चन की डेप्थ थोड़ी ज्यादा होती है, यूपीपीसीएस में डेप्थ थोड़ी कम होती है। सिलेबस में थोड़ा बहुत मामूली अंतर होता है, लेकिन दोनों के लिए काम कर जाता है। ठीक है, हाँ, ये बैच जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, बाइलिंगुअल बैच है। नोट्स यहां पर आपको दिए जाएंगे ताकि आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकें। तो भाषा को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज ये लास्ट डे है 5999 में एडमिशन लेने का, शाम को 5 बजे तक। कल से इसकी फीस 6999 रहेगी। चलो, तो चलिए अब हम टाइम टेबल पर डिस्कशन करते हैं। अब हम अगर 360 डेज मेरे पास हैं या 300 डेज मेरे पास हैं, केवल 300 डेज हैं, अब इसके टाइम टेबल की बात करते हैं, इसको कैसे हमें मेंटेन करना है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एक दिन में 2 चीजें मैनेज करनी है। वन इज क्लास। क्लास क्यों करनी है, समझ गए या नहीं? सब लोग मुझे बताएं कि हाँ सर, क्लास का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गया। और दूसरा हिस्सा हमें क्या है? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। तो पहले मुझे कमेंट करके बताइए, हाँ सर दोनों का अंतर समझ में आ गया कि एक्चुअली क्लासेस क्या होती हैं, सेल्फ स्टडी किसे कहते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों प्रिपरेशन के दौरान होने वाली चीजें हैं। कितने लोग इसको क्लियर समझ चुके हैं, मुझे बताएं। कितने लोग? चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कम ऑन। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और अब इस बेसिक फंडामेंटल को हम समझते हैं कि ये चीज कैसे काम करती है। तो चलिए, तो क्लास हुआ एंड सेल्फ स्टडी हुआ। तो क्लास क्या काम करती है? आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कोई मिरेकल नहीं करेगी कि आप कुछ भी ना करें, बैठे रहें और आपके दिमाग में घुस जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या काम करती है? आपको कंफर्ट करती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा, एक हमारा चैनल शुरू हुआ है जिसपे हमारे टीचर्स आ रहे हैं एडिटोरियल लेने के लिए, हिंदू ओजांग सर लाइव। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होते ही इस पे लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हमारे टीचर द हिंदू, क्विज, ये सब लगातार यहां पढ़ाएंगे। सो देयर इज अनदर चैनल ओनली फॉर लाइव क्लासेस, ओनली फॉर लाइव क्लासेस, यानी रिकॉर्डेड लाइव ये मिक्स नहीं रहेगा, ओनली फॉर लाइव क्लासेस, ओजांग सर लाइव। क्लियर है? तो ये चैनल आप इसके साथ जुड़ जाइए, अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए लगे हाथ, और यहां से फिर से हम लोग जो है वो शुरू करते हैं अपनी बात को। आगे एक छोटी सी बात कहूंगा,
आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों के लिए एक मैसेज है, उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। यानी ये जो जर्नी है ये कॉन्टिन्यूटी की जर्नी है। अगर आप पूछोगे सर आईएएस में सबसे बड़ा गुण मेरे अंदर क्या होना चाहिए, क्या मैं दिमाग से बहुत तेज हूं, क्या सर मेरे पास खूब पैसा होना चाहिए, मैं बहुत स्मार्ट लगना चाहिए, मैं बहुत टैलेंटेड होना चाहिए, कुछ नहीं, नथिंग। यूपीएससी बहुत ही अलग तरह का एग्जाम है। जब आप इसके बारे में जानोगे तुम जानोगे बहुत ही अलग तरह का एग्जाम है। इसमें सिर्फ एक सबसे बड़ी ताकत चाहिए, एक सबसे बड़ा गुण चाहिए, वो होता है कॉन्टिन्यूटी यानी सततता। मैं बार बार कई बार जो है सेमिनार में कह चुका हूं, यही वो एग्जाम है जहां आज भी कछुआ जीतता है, खरगोश नहीं। यानी उठो जागो बढ़ो और तब तक, जो लाइन है तब तक चलते रहो मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति। तब तक का मतलब अगर एक बार फेल कोई बात नहीं, दो बार फेल कोई बात नहीं, तीन बार फेल कोई बात नहीं, चार बार फेल कोई बात नहीं। इतिहास भरा पड़ा है कि आखिरी प्रयास होगा और मारेंगे और आईएएस बन जाएंगे, पीछे पलट के कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि आगे तुम्हारे नाम के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा लिखा जाएगा, तुम्हारे नाम के साथ जोड़ा जाएगा कि तुम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो। तो विवेकानंद जी ने जो कहा उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको, तब तक मत रुको, तब तक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एफर्ट 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 एफर्ट, इसको बोलते हैं नेवर गिव अप। लिख लो इसको बड़ा बड़ा। एक ही चीज, ना तो तुम पढ़ने में बहुत तेज हो तब आईएएस बनोगे, कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं, लगन होनी चाहिए। तुम बहुत सुंदर दिखते हो, अमीर मां बाप के बच्चे हो, कॉन्वेंट से पढ़ गए, अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज, नेवर गिव अप। मुझे हार नहीं मानना है, कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू, हिट 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 हिट, और मैं जीत जाऊंगा, और मैं जीत जाऊंगा। समझे? ये सबसे बड़ी ताकत है, ये सबसे बड़ी ताकत है। तो ये गुण सभी के अंदर होना चाहिए। आप मुझे बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसको ये लगता है कि उसके अंदर ये क्वालिटी है, और कितने ऐसे लोग हैं उनको लगता है कि उन्हें ये क्वालिटी हासिल करनी है। मतलब कभी अपनी लाइफ के बारे में देखो, एक बार हारे भाग गए। आप में से कितने हैं, मुझे ईमानदारी से ऑनेस्टी से बताना, उसके अंदर ये गुण है नेवर गिव। मतलब वो भिड़ जाते हैं, लगन से लगे रहते हैं, नहीं मुझे हासिल करना है। यूपीएससी उनका है, पहले से बता देता हूं, यूपीएससी उनका जिद्दी लोगों का है ये एग्जाम, कि अब जब घुस गए हैं तो निकलेंगे तभी जब हमें मिल जाएगा अगला काम। तब ये नहीं कि अभी एक बार फेल हुए, अरे छोड़ो यार दूसरा करते हैं, इसमें फेल हुए उसमें। कितने लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जिनके अंदर ये ताकत है कि एक गुण, सिर्फ एक क्वालिटी मांग रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी, नेवर गिव अप, भिड़े रहना भिड़े रहना भिड़े रहना भिड़े रहना, देखा जाएगा। कितने लोग हैं ईमानदारी से मुझे बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये गुण है, नेवर गिव अप। और किसी को लगता है कि नहीं सर मेरे अंदर ये गुण नहीं है। चलिए मुझे बताइए सभी लोग कमेंट करके, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगर ये गुण है तो यूपीएससी में तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि वो ना तो तुमसे नंबर पूछता है, ना तुमसे तुम्हारे कॉलेज के बारे में पूछता है, ना वो तुम्हारी लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, ना तुम्हारा बैकग्राउंड पूछ रहा है। वो सिर्फ एक चीज पूछ रहा है, और वो नेवर गिव अप, हार नहीं मानूंगा, लड़ूंगा। और कितने लोग आज मुझसे वादा कर सकते हैं कि घुसे हैं सर तो अब सफलता लेके निकलेंगे, भागेंगे नहीं। और तुम सोचना बहुत आसान नहीं है। हमारे यहां हमने ईएमआई पे बैच बनाया कि भाई 5-5 हजार रुपए पे क्लास पढ़ा देंगे। तुम्हें पता है नंबर बहुत ज्यादा है, सर हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दिया उन्होंने, क्लास ही छोड़ दिया। सर थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, तुम भाग गए, तो तुम कहां लड़ोगे और कहां तोड़ोगे? ये तो डायलॉग देने के लिए होता है ना, यहां लिखने के लिए होता है। बड़ी लंबी लिस्ट है, भाग गए वो, सर मन नहीं लग रहा, हमें लग रहा आईएएस हमसे नहीं हो पाएगा, अब लग रहा बहुत कठिन है। 2-3 महीने के अंदर पूरे अरमान बदल गए। ये हवा की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। 2-3 महीने के अंदर अरमान बदल गए, भाग लिए। अरे हमसे नहीं हो पा रहा है सर, अरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो लड़ो। कौन तुम्हें अगले दिन बताएगा कान में आगे कि वहां सोने की मटकी छुपी हुई है? ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। दुनिया सिर्फ भीख देती है,
दुनिया सिर्फ भीख देती है, कमाना तो खुद पड़ता है। दुनिया सिर्फ भीख देती है, कमाना तो खुद पड़ता है। तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तुम काहे दुनिया के सामने मांग रहे हो? उठो बढ़ो, अपनी विद्या के दम पे, अपनी टैलेंट के दम पे जाओ, पैसा कमाओ यार। किसी को पढ़ा दो, ट्यूशन पढ़ा दो, वो तुम्हें पैसा दे देगा। लेकिन तुम रो रहे हो कि नहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पढ़ाई छोड़ दी, भग गए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, 3 महीने में पढ़ाई छोड़कर भग गए। तो तुम क्या देश की समस्याओं का समाधान करोगे? अच्छा हुआ तुम भग गए। समझे? ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सैकड़ों बच्चों से बात करने के बाद कह रहा हूं। भाग जाओगे तुम, परेशानी आएगी। पापा ने कहा अभी मत करो, मम्मी ने कहा अभी मत करो। अरे ये तुम कह रहे हो कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। पापा मम्मी 4 दिन कहेंगे तुमको, नहीं मुझे करना है, चाहे जैसे भी करना है, मेरी जिंदगी इसी के लिए है। तो वो नशा ही तुम्हारे अंदर नहीं है, वो जुनून तुम्हारे अंदर नहीं है, और तुम दूसरे को दोष दे रहे हो। अगर इस एग्जाम में सब लोग ध्यान से सुनो, चाहे कहीं भी पढ़ो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर यही एक गुण नहीं है, नेवर गिव अप, हार नहीं मानने का गुण अगर है, स्वागत है। कुछ भी हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं ट्यूशन पढ़ा के कमाऊंगा। तुम अकेले थोड़े ना हो जिसके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या तुम कोई पहले व्यक्ति हो जो दुनिया से लड़ रहा है। अरे तुमसे ज्यादा बड़ी बड़ी लड़ाइयां लोगों ने लड़ी हैं, और जो जितनी बड़ी लड़ाई लड़ता है उसका दुनिया में उतना ही बड़ा नाम होता है। जो छोटी लड़ाई लड़ेगा उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। फतह हमेशा राजा के नाम पे हुई है, शासन राजा के नाम पे हुआ है, लेकिन लड़ाई तो सैनिक भी करता है ना। लेकिन वो एक सैनिक से लड़ रहा होता है, लेकिन रणनीति बनाना, युद्ध की जिम्मेदारी लेना राजा का काम होता है। तो इतिहास किसके नाम पे लिखे जाते हैं? राजाओं के नाम पे लिखे जाते हैं। विजेता कौन कहलाता है? राजा कहलाता है। कभी तुमने सुना कि वो छोटा वाला सैनिक भी जो है वो विजेता कहलाया? उसका नाम भी तुम नहीं जानते होगे। तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम याद होगा, तुम्हें जो है अशोक का नाम याद होगा, तुम्हें अकबर का नाम याद होगा। कभी तुमने उसकी सेना में कोई एक छोटा सा व्यक्ति, उसका नाम कभी तुमने पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा। तो तुम सोचो कि तुम्हें बड़ी लड़ाई लड़नी है या छोटी लड़ाई लड़नी है। यह बात ध्यान रखना, यह बात ध्यान रखना, और जो ध्यान रखोगे वही तुम्हारे हिस्से आएगा। तो याद, आज वादा कर लो सब लोग कि सर यही एक गुण लेकर आएंगे हम, यही एक गुण हमें हासिल करना है, नेवर गिव अप। सर नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। कितने लोग आज वादा कर सकते हैं? कितने लोग कि तब तक, यानी अंतिम सांस तक इसमें लगे रहेंगे? ठीक है, मतलब लगातार लक्ष्य पे कितने लोग हैं मुझे बताएं, तब आगे मैं आपको पढ़ाऊं। कितने लोग हैं वादा कर सकते हैं? और वादा करिए खुले मंच पे कि कभी नहीं पीछे हटेंगे। कितने लोग हैं? शाबाश। हिम्मत से, एक वादा करने में तुम्हारी हिम्मत खराब हो रही है। सारे लोग के कमेंट नहीं आ रहे, खुद से तुम बोल नहीं सकते। क्योंकि यहीं से फिर आगे सफलता, क्योंकि आगे कांटों की डगर है लबासना, कांटों की डगर है। और जब पहला कांटा चुभेगा, आई दैया, भाग जाओगे। कोई दूसरा कांटा छुपेगा, फिर भाग जाओगे। तीसरा चुभेगा, फिर भाग जाओगे। और जो इन कांटों को रौंद कर मंजिल तक पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा, वही विजेता कहलाएगा। तो सब लोग मुझसे आज वादा करो, देखते हैं कितने लोगों के अंदर हिम्मत है, कितने लोग कह सकते हैं नेवर गिव अप। लिख के मुझे बताओ, लिख कर मुझे बताओ, नेवर गिव अप। सर हार नहीं मानूंगा चाहे जो हो जाए। केवल ये मत लिखो आई प्रॉमिस सर, आई प्रॉमिस, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। अपने सबकॉन्शियस माइंड को महसूस होने दो। इमेजिन करो कि सब कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन तुम हार नहीं मानोगे, तुम हार नहीं मानोगे, याद रखना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोग के अंदर इतनी हिम्मत है। इतने बच्चों में केवल 40 बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत है, क्या बात है। इतने डरपोक हो, जरा देखें कितने लोग मुझसे वादा कर सकते हैं। देखते हैं, लिख के बताओ, फिर आगे तुम्हें मैं टाइम टेबल बताता हूं। लेकिन उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए तुम्हें खुद से लड़ना होगा। तुम्हें रोज अपने आप से यह कहना होगा नेवर गिव अप। सुबह उठोगे,
नींद आएगी, आलस तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, तुम्हें दबाएगा, कहेगा आंखें बंद कर, ये बिस्तर बहुत अच्छा है, ये बिस्तर बहुत अच्छा है, अलार्म जो बज रहा है उसको बंद कर जल्दी से और अच्छी नींद में सो जा। सुबह के सपने बहुत अच्छे होते हैं, सुबह का सपना सच भी होता है। आईएएस बनने का सपना देख, देख अपनी आंखों के जो है अंदर जो है ये सपना, ये तुमसे रोज तुम्हारा आलस कहेगा। और ये लड़ाई रोज 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 होने वाली है, 365 दिन होने वाली है। और तुम्हें अपनी आंखें खोल के कहना पड़ेगा, मैं सपने खुली आंखों से देखता हूं, मैं वो हूं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलता हूं। क्या तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है कि जब तुम सुबह का अलार्म लगाते हो तो अपने बिस्तर से निकलकर कहते हो ये मेरा पढ़ने का समय है, सोने का नहीं? और ईमानदारी से बताना कितनी बार ये हार हुई है, कितनी बार तुम्हारे आलस ने कहा यार 15 मिनट बस खाली सो ले, 15 मिनट में उठ जाइयो और पढ़ाई कर लेना। और कितनी बार तुमने कभी 15 मिनट में तुम्हारी आंख नहीं खुली, घंटे 1.5 घंटे बीत गए, जो तुमने पढ़ने के लिए समय रखा था, एक्सरसाइज के लिए समय रखा था, मेडिटेशन के लिए रखा था, खुद को बनाने के लिए समय रखा था, वो समय तुमने गंवा दिया। कितने ऐसे लोग हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कितने ऐसे लोग हैं। ये लड़ाई रोज हारते हैं। क्यों हारते हैं? क्योंकि तुमने लड़ने की ठानी ही नहीं, तुम तो एक आलस के दबाव में आ गए। उस आलस ने तुम्हारी आंखें बंद करके सपने दिखा दिए। जो विजेता होते हैं ना, जो लड़ने वाले होते हैं, वो खुली आंखों से सपने देखते हैं। वो सपने देखते नहीं है, वो सपने देखने के बाद सपनों को बना देते हैं हकीकत में। वही पुरुषार्थ कहलाता है इस संसार में। तो पुरुषार्थ अगर है तो उठो और उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। पुरुषार्थ बिना कर्म के संभव नहीं है। और सोते हुए तुम सपने देखते हुए आईएएस बनोगे, सुबह का सपना सच होता है ये सोचकर तुम सपने देखते रहोगे। जब तुम्हारा कंप्यूटर पढ़ाई कर रहा होगा, तुम सो रहे होगे, तुम्हें कोई हक नहीं है। लेकिन ये लड़ाई आप रोज हारते हो, हां या ना? कितने लोग ये लड़ाई रोज हारते हैं? और क्यों हारते हैं? क्योंकि उन्होंने इस हार को अपना हिस्सा बना लिया, स्वीकार कर लिया है। वो लड़ना जानते ही नहीं, वो लड़ाई छोड़ चुके हैं। लेकिन क्या करें, दुनिया को बता चुके हैं कि मैं इस युद्ध का हिस्सा हूं, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। अब चेहरा छुपाऊं तो कैसे छुपाऊं? चलना तो पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो लड़ाई हार चुके हैं। इस लड़ाई को तुम्हें जीतना होगा, इस लड़ाई को तुम्हें जीतना होगा। और चाहे आज कोई बात नहीं, नींद आ गई, फिर कल लड़ूंगा, फिर कल लड़ूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर लड़ूंगा। एक दिन तो होगा कि सुबह का अलार्म बजेगा और मैं बिस्तर से निकलकर पढ़ने बैठूंगा। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हार गया, अलार्म को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, टाइम टेबल चेंज नहीं करूंगा, लड़ूंगा लड़ूंगा। और एक एक करके तुम्हारे रास्ते में जो जो मुश्किलें आ रही हैं, उनसे लड़ने की अगर तुम्हारी आदत पड़ गई, उन्हें हराने की आदत पड़ गई, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यह बात याद रख लेना। क्योंकि ये तुम्हारे अंदर के दुश्मन तुम्हें हरा रहे हैं और तुमने एक एक दुश्मन को मार दिया। विजय तुम्हारी है यार। तुम्हारा वो दोस्त रोज आकर बैठ जाता है, 1 घंटे तुमसे बकवास करता है, तुम्हें रोज घुमाने टहलाने लेकर जाता है, 15 मिनट में तुम्हें ब्रेक चाहिए होता है। ये तुम्हारे दुश्मन है। इन्हें उतनी ही निर्ममता से खत्म किया जाएगा जैसे युद्ध क्षेत्र में किसी दुश्मन को खत्म किया जाता है। नहीं तो दुश्मन तुम्हें क्या कर देगा? खत्म कर देगा, तुम्हारी पीठ में छुरा भोंक देगा। बचना है इससे। और ये ताकत पहली कब से आती है? जब तुम्हारे अंदर नेवर गिव अप की भावना आती है। क्योंकि ये योद्धा की भावना है, ये वॉरियर की भावना है, ये सामुराई की भावना है, नेवर गिव अप। तो नेवर गिव अप अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यही हमारी कहानी है। तो चलो तुम्हें बताता हूं उस कहानी के बारे में। ये नंबर नोट डाउन कर लेना, बहुत जरूरी है, राइट? तो 300 दिन है, क्लास और सेल्फ स्टडी है। कैसे शुरुआत करनी है? ये रहा तुम्हारा ग्राफ, 1 ईयर, ठीक है? 1 ईयर का ग्राफ है। देखो कैसे मैनेज करना है। इस 1 ईयर के ग्राफ में एक डमरू स्ट्रक्चर बना रहा हूं। बहुत ध्यान से समझते जाओ और बहुत साइंटिफिक वे में बता रहा हूं, ठीक है? बहुत साइंटिफिक वे में बता रहा हूं। इसको मैं क्लास का टाइम दे रहा हूं और इसको मैं सेल्फ स्टडी का टाइम दे रहा हूं। बड़े ध्यान से इसको समझते जाना। ये 1 ईयर का डायमेंशन है। आज आप 0 से अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं। आज आपका डे 1 है, ठीक है? आज आपने शुरू कर दिया अपनी पढ़ाई को। चलिए, अब जैसे जैसे तुम्हारी पढ़ाई जो है बढ़ती जाती है, शुरुआती दौर में क्लास का काम क्या होता है समझाया? ये क्या करता है? तुम्हें अनकंफर्ट सिचुएशन से कंफर्ट सिचुएशन में लेकर आता है। सब्जेक्ट में जो तुम्हारी एक कहते हैं ना जो डायमेंशन है, डिस्कशन है, वो उसके साथ जोड़ता है।
तो वो अपने एक्सपर्टीज से वो लेकर आता है। जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तो शुरुआती दौर यहां से जब शुरू कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई में ये हो गया टाइम आपका, ये जो ग्राफ है ये आपका किसका ग्राफ है, क्लास का ग्राफ है, ये सेल्फ स्टडी का ग्राफ है। तो इस दौरान में जब आपके सामने सब्जेक्ट एलियन है, जब आप जीरो हैं, आप यहां से अपनी शुरुआत कर रहे हैं कि ये सर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो आपको शुरुआत में क्लासेस का टाइम ज्यादा देना होगा। जीएस ऑप्शनल, आप शुरुआत में जितना ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि टीचर जब अपने लेक्चर को डिलीवर करता है तो वो धीरे धीरे तुम्हें सब्जेक्ट से क्या करता है, कंफर्ट करता जाता है। शुरुआत में आप भी अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं, अनकंफर्ट सिचुएशन से कंफर्ट सिचुएशन में। आपके मान लो 1 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है, अब यहां कई कई घंटे पढ़ना है, आपको अपनी भूख पे काबू करना है, नींद पे काबू करना है, शेड्यूल चेंज करना है, क्लासेस के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना है, भले चाहे आप नाइट बर्ड हो, मॉर्निंग जो है वो बर्ड हो, अर्ली मॉर्निंग, इट डजंट मैटर। जैसे जैसे चीजें होंगी हमें उसके हिसाब से लगातार अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब ये देखो, ये जो टाइम है ये है आपका डेली टाइम, ये डे टाइम है, दिस इज योर डे टाइम, वाई एक्सिस। तो शुरुआती दौर में अगर हम यहां बात करें तो शुरुआत में आपको अपनी क्लासेस में समय देना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। जीएस ऑप्शनल, जो भी आपका टेस्ट सीरीज XYZ, आप यहां से जो है वो आंसर राइटिंग क्लासेस आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपका क्लास का टाइम यहां पर मैनेज होगा। ये आपका सेल्फ स्टडी टाइम। तो शुरुआती दौर में क्या होगा, आप क्लासेस में जब ज्यादा समय दोगे तो आपके पास 24 आवर्स ही हैं, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा सा कम रखोगे। क्यों? क्योंकि आप टीचर के साथ सुनोगे, आज ज्योग्राफी में कुछ पढ़ाया, आज हिस्ट्री में पढ़ाया, आप इसके धीरे लिंक करोगे, अच्छा वो ऐसी वजह से हुआ था, वहां से जो है वो इतिहास वाले टीचर ने पढ़ाया कि जो तुर्क थे वो वहां से सेंट्रल एशिया से होते हुए दर्रों से आए, टीचर ने बताया कि हिमालय में दर्रे थे, ज्योग्राफी के टीचर ने। अब आपने दोनों को जोड़ा कि हिमालयन दर्रों की वजह से ही जो हमारे पासेस थे वहां से विदेशी आक्रांता भारत में आए, तो भारत में आने की वजह से ये किस तरह से जो है यहां पर आए, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके आप लिंक करना शुरू कर दोगे। क्यों आए? इकोनॉमी के टीचर ने बताया कि भारत प्राचीन समय से बहुत समृद्ध देश था, ये बहुत ज्यादा इकोनॉमी में आगे था, तो उस इकोनॉमी की लालच में ये विदेशी शक्तियां भारत में आती हैं, तो आपने क्या किया, इन सबको जोड़ना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो आपका शुरुआत में क्लास टाइम, ये जो ग्राफ है, क्लास टाइम आपका ज्यादा रहेगा, सेल्फ स्टडी उसके एक पैरेलली कम रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी क्लास का टाइम कम होता जाएगा और आपकी सेल्फ स्टडी टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑप्शनल आपने टाइमली खत्म कर लिया। बहुत से लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, सोले सर ऑप्शनल तो उसी टाइम लास्ट टाइम में ले लेंगे, आंसर राइटिंग सर बाद में हम कर लेंगे, सर करंट अफेयर्स हम बाद में कर लेंगे, अभी तो सर यही कर लें, 2-2.5 घंटे ज्यादा पढ़ा नहीं जाता। तो वो क्या होता है, वो पढ़ाई को स्ट्रेट लाइन लेके जाते हैं कि मैं सर रोज 8 घंटे पढ़ूंगा। तो मान लीजिए आप रोज 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 आवर्स, लेकिन इस 8 आवर्स में आप कभी डिसाइड नहीं करते कि मुझे टाइम एलोकेशन कैसे करना है। फिर आप उसको स्ट्रेट लाइन लेके चलते हैं कि मैं रोज 8 घंटे का टाइम टेबल, सब लोग ऐसे बनाते हैं ना 8 घंटे का टाइम टेबल, लेकिन 8 घंटे में क्लास टाइम और सेल्फ स्टडी टाइम क्या होगा। और सेल्फ स्टडी का मतलब हुआ मुझे जो टीचर ने पढ़ाया है उस पर चिंतन करना, उस पर आंसर राइटिंग करना, उसमें कुछ एड ऑन करना, करंट अफेयर्स उससे जोड़ना, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो ये जो टाइम टेबल है वो आपका यहां पर चलना चाहिए, यानी शुरुआत में क्लास टाइम और सेल्फ स्टडी इस तरह से मैनेज होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास टाइम कम होता चला जाएगा वैसे वैसे उसी के रेसिप्रोकल, उसी के समानुपात में अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सेल्फ स्टडी टाइम बढ़ता चला जाएगा, सेल्फ स्टडी टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो इस वे में आपको अपना सेगमेंट लेकर चलना है, राइट, इस वे में आपको अपना सेगमेंट लेके चलना है। अब जो आपके पास लगभग 300 दिन है, तो 300 दिन में आप अगर देखा जाए तो आप 8 आवर्स का एक मान लो एक आइडियल टाइम टेबल बनाते हैं, तो शुरुआती दौर में इसका जो 60 to 70% टाइम है वो क्लास में जाएगा शुरुआती दौर में। धीरे धीरे क्लासेस में आपके सब्जेक्ट आपके कवर होते जाएंगे, और जो लास्ट का जो टाइम है, ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो जो 30% टाइम है, 40 to 30% टाइम, वो आपका सेल्फ स्टडी में जाएगा। ये महीने से महीने बदलता रहेगा, फिर धीरे धीरे ये टाइम कम होता जाएगा और ये टाइम बढ़ता जाएगा। ये आपको इस हिसाब से मैनेज करना है, इस हिसाब से मैनेज करना है। और क्लास क्या होती है, क्लास आपकी वीकनेस को दूर करने के लिए। तो जो सेगमेंट में आप वीकनेस आपकी है, मान लो किसी को आंसर राइटिंग नहीं आता तो आंसर राइटिंग क्लास किया, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आता, न्यूज़पेपर पढ़े, क्योंकि यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा, वो कहेगा मेरे क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मेरे क्वेश्चन पे आप अटैक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन पे अटैक कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम,
इससे कोई मतलब नहीं है आपने खुद से पढ़ा, किसी की मदद ली, वो कहता है आपकी कमियां दूर होनी, क्योंकि कंपटीशन है। तो कंपटीशन में क्या करना होता है, कंपटीशन में आपको अटैक करना होता है। भाई ये क्वेश्चन सामने है, जो कर ले जाएगा यूपीएससी उसको अंदर ले जाएगा, चाहे वो किसी टीचर की मदद ले और चाहे वो सेल्फ स्टडी करे। तो सेल्फ स्टडी जो होती है वो इस वे में चलती है। क्लियर है? कितने लोग अपने सेगमेंट में इसको फॉलो करते हैं, मुझे बताइए, कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? तो ये 1 साल का टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सेल्फ स्टडी में आप जैसे मान लीजिए टेस्ट देना है, आप कितने लोग, बहुत से लोग टेस्ट नहीं देते, एग्जाम ही नहीं करते, राइट? ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंस का एग्जाम आपको देना है। आप टेस्ट करोगे तो ऑब्जेक्टिव प्री को क्रैक कर पाओगे, आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज राइटिंग करोगे तो आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो एग्जाम के नेचर के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल होना चाहिए, एग्जाम के नेचर के अकॉर्डिंग। अब एग्जाम कह रहा है कि भाई प्री में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते नहीं, आप खाली किताब पढ़े जा रहे हो, नोट्स पढ़े जा रहे हो। वो कहता है आपको राइटिंग करके मुझे आंसर देना है, तभी हम आपको जो है काउंट करेंगे, आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो, राइट? तो यहां पर जैसे अभी किसी ने पूछा फाउंडेशन जो हमारी क्लास है वो कैसे चलेगी, तो फाउंडेशन का जो बैच है वो बेसिकली 2 to 3 आवर्स इन अ डे, ठीक है, 2 to 3 आवर्स इन अ डे यहां पर ये चलेगी। ये और ये जीएस का इसमें ऑप्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो आप लोग इसके साथ आज जुड़ सकते हैं। आज अंतिम दिन है, कल से फीस 6,999 हो जाएगी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो फॉर्म भी भर सकते हैं, या दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। सो आज शाम तक 5 बजे तक जो है वो आईएएस प्रीलिम्स कम मेंस बैच जो मैंने बताया था वो यहां पर आपकी चल रही है। तो 1 साल का टाइम टेबल, क्लास का साइकोलॉजी क्या होती है ये मैंने बताया, सेल्फ स्टडी की साइकोलॉजी क्या होती है ये मैंने बताया, एक तुम्हें डमरू मॉडल बताया कि किस तरह से हर महीने आप अपना टाइम टेबल इवेल्युएट करोगे। एक जैसा टाइम टेबल थ्रू आउट ईयर नहीं चलता है, आपकी वीकनेस पे काम होते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज मैंने आंसर राइटिंग का बैच ज्वाइन किया, या आज मैंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट का बैच ज्वाइन किया। अब मान लीजिए मेरा 1-2 महीने में मुझे उसकी क्लास करनी है, क्लास खत्म हो गई, फंडामेंटल में सीख गया, तो क्लास का टाइम कम हो गया, प्रैक्टिस का टाइम बढ़ गया, उसी के रेशियो में। तो हर महीने आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, राइट? और मैंने आपको 40-40-20 का रेशियो बताया है, 40-40-20 का रेशियो बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास मैंने बहुत इंपॉर्टेंट की, एक्चुअली में इस समय जो लोग प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनको 40-40-20 या 40-40-10-10 का रेशियो कैसे अप्लाई करना है याद रहेगा आप लोगों को, उसके साथ आपको चलना है। साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, एक टेस्ट और भी है, और वो है एनसीईआरटी का आत्मनिर्भर ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे। आत्मनिर्भर टेस्ट सीरीज 499 का है, और एनसीईआरटी के 2000 क्वेश्चन। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी कितना वैल्यूएबल है। इसको ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप पे जाके जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, और यहां पर अपनी तैयारी कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो अच्छे तरीके से, राइट? तो ये जो है वो ऑनलाइन टेस्ट है इसके साथ। और एक हमने लॉन्च किया प्रहार, तो प्रहार 99 रुपए हर सब्जेक्ट का जो है वो टेस्ट सीरीज है, और 699 में कंप्लीट, मतलब ये 70-80 रुपए के आसपास पड़ रहा है तुम्हारा। 4000 एमसीक्यू 40 टेस्ट आप जो दे सकते हो, और टीचर असिस्टेंस यहां मिलेगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, टीचर आपके क्वेश्चंस पे जो है डिस्कशन भी करेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत जबरदस्त जो है वो सुविधा है। और एनसीईआरटी बैच 2 मार्च से शुरू हो रहा है, और आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं 3999 में। एनसीईआरटी आंदोलन आप जानते हैं कि बहुत पावरफुल बैच है हमारा, तो इसके साथ भी जुड़िए। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है आपका फाउंडेशन बैच, जो 1 साल के सेगमेंट में जुड़ना चाहते हैं। और आफ्टर 12th बैच हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। जो लोग आफ्टर 12th 2026-27 में एग्जाम देना चाहते हैं, 2 ईयर बैच, उसके लिए आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, कमेंट बता सकते हैं यस सर हम कॉन्सेप्टर बैच में जुड़ना चाहते हैं। सो हम वहां पे भी उसका जो है काम शुरू करने जा रहे हैं। और याद रखना, अंत में यही बात आपसे कहूंगा बहुत महत्वपूर्ण, कि दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। जो कई लोग मैंने देखा है कॉन्सेप्टर, मैंने देखा कई बच्चे जो ईएमआई पे थे उन्होंने छोड़ दिया, 99 के बैच में उन्होंने छोड़ दिया, डर के मारे वो भाग गए। तो याद रखना कि दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। दुनिया में अगर कोई चीज सबसे बड़ी है तो आपका साहस, आपकी करेज है। कोई भी परेशानी आए, फाइनेंशियल आए, इमोशनल आए, फैमिली प्रॉब्लम आए, ये प्रॉब्लम अस्थायी होती है। ये प्रॉब्लम बेसिकली उसी तरह होती है कि जब आपकी गाड़ी चल रही हो और सामने जो होता क्या होता है, स्पीड ब्रेकर आते हैं।
स्पीड ब्रेकर का मतलब नहीं कि गाड़ी को रोक कर किनारे खड़े हो जाना है। आप स्पीड धीमे कर सकते हो, प्रॉब्लम से लड़ सकते हो, लेकिन आपको चलते जाना है। तो जब भी मुश्किलें आए तो याद रखना कि दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। अपने साहस को याद रखना, क्योंकि साहस ही डर के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होता है। साहस कहता है कि अगर कोई कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। साहस कहता है कि ये मेरी जीत होगी। साहस कहता है ये मेरे सपने हैं। साहस तुम्हें डर से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार देता है, और जो लड़ गया वही जीतेगा। बिना लड़े दुनिया में कोई युद्ध नहीं जीते जाते, याद रखिएगा। सोचने से अगर युद्ध जीत पाते तो शेख चिल्ली दुनिया का राजा होता। सोचने से कोई युद्ध जीते जाते तो शेख चिल्ली दुनिया का राजा होता। दुनिया में कभी भी इतिहास रक्त बहाने वाले राजाओं का नहीं लिखा जाता, चाहे वो दुश्मन का हो, चाहे वो स्वयं का हो। इतिहास हमेशा रक्त से लिखा जाता है, अपने खून से लिखा जाता है। तो अगर किसी सपने के लिए तुम्हारे अंदर साहस नहीं तो तुम डर से लड़ नहीं सकते। तो दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को अपने से बड़ा मत समझना। आज से वादा कर लेना, नेवर गिव अप। और अभी जिसको भी जुड़ना है आज के सेगमेंट में 8750711100 पर जुड़ जाओ। जबरदस्त तरीके से कॉल कर सकते हो। और जो बच्चे अब जुड़ जाएंगे उनके साथ फैकल्टी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, चाहे वो हिस्ट्री के टीचर हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल इशू हो, ज्योग्राफी हो। इनकी जो सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस होंगी, कौन टीचर कैसे पढ़ाएगा, वो सारा का सारा आपके साथ उपलब्ध रहेगा। तो दो ऐप आपके पास हो जाना चाहिए, एक ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप और दूसरी आपके पास होनी चाहिए ओटीपी यानी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप। ये दोनों ऐप आपके साथ रहेगी तो आप आसानी से कोई भी चीज आप हासिल कर सकते हो हमारे साथ, या यहां जो फॉर्म दिया जा रहा है उसको आप भर सकते हो। दिए गए नंबर पे जो मेरी टीम शेयर करी उसको कॉल भी कर सकते हो, और आज आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। मोस्ट कंप्रिहेंसिव बैच। तो कितने लोग आज जुड़ रहे हैं पहले मुझे बताएं, और टेस्ट जाके दीजिए। प्रहार बैच ज्वाइन करिए ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए अब जुड़ जाते हैं काउंसलर के साथ और आगे बढ़ते हैं। और जल्दी मैं लेकर आ रहा हूं कॉन्सेप्टर बैच। तैयार हो जाइए 2 साल तक तैयारी करने के लिए डायरेक्टर्स बैच के साथ। सो बी विद द पार्ट ऑफ दिस। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कितने लोग इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएंगे, कितने लोग अपने अंदर वो क्वालिटीज लेकर आएंगे जो आपकी यूपीएससी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि बिना क्वेश्चन लगाए कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आत्मनिर्भर बैच, दैट इज आत्मनिर्भर बैच, जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। तो जाइए और अपना स्कोर चेक करिए, आपने जो पढ़ा है वो कितना सीखा है। और ये आप जानते हैं यूपीएससी प्री, यूपी पीसीएस, इनके लिए जेपीएससी, इनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ बताता चलूं, हमारे रांची सेंटर की ओपनिंग हो चुकी है, और जो लोग वहां जाकर निशुल्क 1 महीने तक पढ़ना चाहते हैं 11th जेपीएससी के लिए, वो पढ़ाई कर सकते हैं रांची सेंटर पे हमारा, जिसका एड्रेस है लाल पुल, कोकर रोड, अपोजिट आर्या होटल, रांची, झारखंड। नंबर है 8826998527। राइट? तो आप रांची सेंटर भी पहुंच सकते हैं, वहां पे टीचर के साथ गाइडेंस ले सकते हैं, और 1 महीने तक निशुल्क क्लासेस है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों, और शुरू हो जाइए। आज शाम 5 बजे तक ये जो है महासेल है। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं फाउंडेशन के साथ वो जुड़ जाएं। और ओजांग आईएएस एकेडमी में ऑप्शनल जो मौजूद है, इन टीचर्स के डेमो भी आप ले सकते हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शनल जो मौजूद है। हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य। ज्योग्राफी यानी भूगोल, मेरे और पीवी सर के द्वारा। ज्योग्राफी यानी भूगोल। पीएसआईआर यानी राजनीति विज्ञान, और सोशियोलॉजी यानी सामाजिक विज्ञान। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये ऑप्शनल मौजूद है। जो बच्चे ऑप्शनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, टीचर की डेमो देखना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सिंपली आपको 8750711100 पे कॉल करना है, और वहां पर कहना है कि मुझे टीचर्स के डेमो चाहिए, मुझे क्लास जुड़ना है। तो अगर ऑप्शनल के लिए आप जुड़ते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हर क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं।
सो प्रॉमिस करिए नेवर गिव अप। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस भी आप लगा सकते हैं यूपीएससी में, जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। थैंक यू सो मच, और जुड़ जाइए। आप फाउंडेशन और एनसीईआरटी दोनों लीजिए। एनसीईआरटी और फाउंडेशन का जो सेगमेंट अलग है। एनसीईआरटी की किताबें बहुत ही डेप्थ की किताबें होती हैं। एनसीईआरटी की किताबें हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट बनाती हैं। फाउंडेशन बैच प्री और मेंस का बैच है, मुझे लगता है आपको दोनों लेना चाहिए। और अगर आप कहेंगे तो फाउंडेशन बैच के बच्चों के लिए एनसीईआरटी में हम एक ऑफर भी निकाल देंगे, ये आप मुझे बताएंगे, तो वहां पर आपको और भी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। जो फाउंडेशन में एडमिशन लेता है उसके लिए ये बहुत जबरदस्त। और मैंने इससे पहले एक फॉर्मूला आपको बताया था, आप सुन लें, कि फाउंडेशन बैच प्लस एनसीईआरटी इज इक्वल टू सक्सेस इन यूपीएससी। फाउंडेशन बैच, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन अलग है। एनसीईआरटी आपको बहुत माइक्रो कॉन्सेप्ट से परिचित कराता है, तो जो फाउंडेशन एनसीईआरटी दोनों लेता है उसके लिए सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो माइक्रो कॉन्सेप्ट भी कवर कर सकता है। तो आप ये को दोनों बैच जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के डायमेंशन अलग हैं। किसी ने पूछा हाउ टू परचेस कोर्स, आइदर डायरेक्टली ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे जाइए, या ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाइए। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ये लाइव क्लासेस के लिए है, टाइम लर्निंग ऐप, या जो दिया गया नंबर है 8750711100 या 22, इन पे आप कॉल भी कर सकते हैं। राइट, ये नंबर्स हैं आपके सामने, इनमें आप किसी पे भी कॉल कर सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज, थैंक यू सो मच। सो कम ऑन दोस्तों, चलिए लग जाइए।